जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आप सभी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? सन 1904 में, या सन 1905, सन 1906 या सन 1907? तो देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1907 में। याद रखिए, 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। अच्छा प्रश्न है। अब देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए, अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ऑप्शन ए सरहपा, अब्दुल रहमान, सालिबद्र सूरी या स्वयंभू? इनमें से किसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि माना था। अच्छे प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, इसलिए वीडियो को जरूर देखिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आज की वीडियो का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है। देखिए, अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध पहले साहित्य सहचर नाम से प्रकाशित हुआ था? देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध साहित्य सहचर नाम से प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए बाण भट्ट की आत्मकथा, बी आलोक पर्व, सी साहित्य का साथी या ऑप्शन डी कुटज? तो इसमें से कौन सा निबंध है जो पहले साहित्य सहचर के नाम से प्रकाशित हुआ था? तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी साहित्य का साथी। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो अभी आपने देखा सन 1907 में उनका जन्म हुआ था। अब उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए बलिया उत्तर प्रदेश, या फतेहपुर उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश या आगरा उत्तर प्रदेश? तो देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बलिया उत्तर प्रदेश, जिला बलिया उत्तर प्रदेश राज्य में जो है इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के जिला बलिया में इनका जन्म हुआ था। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए, अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? अब देखिए, ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, मैंने पहले ही कहा था, लिए गए हैं और एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहा गया है कि हजारी प्रसाद को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? किस रचना पर मिला था या किस रचना के लिए मिला था? एक ही बात है। ऑप्शन ए अनाम दास का पोथा, या ऑप्शन बी बाण भट्ट की आत्मकथा के लिए मिला था, या सी आलोक पर्व या डी कुटज? तो किस रचना के लिए मिला था? याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, आलोक पर्व। आलोक पर्व जो निबंध है, इसके लिए ही इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आलोक पर्व। याद रखिएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, हजारी प्रसाद को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? आलोक पर्व पर। अब यहाँ पर प्रश्न है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था, यानी किस वर्ष में सम्मानित किया गया था? अब देखिए, सन 1971 में, या सन 1972, या सन 1973 या सन 1974? तो देखिए, किस सन में, यानी किस वर्ष में इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सन 1973 में। याद रखिएगा,
हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जो कि वर्ष सन 1973 में मिला था। तो याद रखिएगा, बिल्कुल आपको गलत नहीं करना है, कंफ्यूज भी नहीं होना है, बिल्कुल भी अच्छी तरह से ये लाइन याद रखिएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 1973 में मिला था आलोक पर्व रचना के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, आलोक पर्व रचना का प्रकाशन वर्ष है सन 1971 में या 72, 1973 या 1974, किस वर्ष में ये प्रकाशित हुई थी? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, किस वर्ष में हुई थी? 1972 में, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। 1972 में आलोक पर्व का प्रकाशन हुआ था। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए ये भी प्रश्न दिया गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कब बने? तो देखिए, अगर आपने इनके जीवन परिचय को, इनके बारे में अच्छी तरह से पढ़ा होगा, तो देखिए आपको जब पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर के पद पर बने थे। तो किस वर्ष में, यानी किस सन में ये प्रोफेसर बने थे? सन 1951 में या सन 1952 में, सन 1950 या सन 1954 में? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1950। 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के जो है प्रोफेसर थे ये। तो सन 1950 में ये हिंदी विभाग के प्रोफेसर बने थे। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय ने दी? अब इनको जो डी लिट की उपाधि थी वह किस विश्वविद्यालय से मिली थी? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, या लखनऊ विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय या जोधपुर विश्वविद्यालय? तो इसमें से किस विश्वविद्यालय ने इन्हें डी लिट की उपाधि दी थी? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ विश्वविद्यालय से। याद रखिएगा, काशी से नहीं, यहाँ पर आप गलत कर सकते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से नहीं मिली थी इन्हें, लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्हें डी लिट की उपाधि मिली थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ विश्वविद्यालय। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी काशी नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष बने थे। आपको यह पता होगा कि काशी नागरी प्रचारणी सभा के भी अध्यक्ष थे, पर किस वर्ष में ये अध्यक्ष बने थे? सन 1950 में या सन 1951 में या सन 1952 या सन 1955 में? तो देखिए किस वर्ष में ये काशी नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष बने थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सन 1952 में। याद रखिएगा, सन 1952 में यह काशी नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष बने थे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, देखिए अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी राजभाषा आयोग के सदस्य किस वर्ष में थे? देखिए ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी राजभाषा आयोग के भी सदस्य थे, पर किस वर्ष में थे? सन 1950, सन 1951 या 1952 या 1955? किस वर्ष में ये राजभाषा आयोग के सदस्य थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सन 1955 में यह राजभाषा आयोग के सदस्य थे। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो एग्जाम में ना आए। यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी पर आधारित, तो इसलिए वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? यानी किस सन में इनको पद्म भूषण मिला था? आपको ये भी पढ़ा होगा कि भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। कब किया था, यानी किस सन में किया था? सन 1952 में या सन 1953, सन 1956 या सन 1957? तो किस वर्ष में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सन 1957 में। सन 1957 में इनको भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को मंगला प्रसाद पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? सन 1945 में,
1946 में या 47 या 1948? किस सन में हजारी प्रसाद द्विवेदी को मंगला पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1947। काफ़ी अच्छे प्रश्न है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1947 में हजारी प्रसाद को मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, देखिए अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक जीवन से संबंधित दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी थी? अब इस प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़िएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक जीवन से संबंधित दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन दिए गए हैं, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी या नामवर सिंह, ऑप्शन सी विश्वनाथ त्रिपाठी या डी शिव प्रसाद सिंह। तो देखिए ये प्रश्न अगर आता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक जीवन से संबंधित दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नामवर सिंह। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, नामवर सिंह। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि अशोक के फूल निबंध कब प्रकाशित हुआ था? अशोक के फूल निबंध कब प्रकाशित हुआ? सन 1945 में या 1946 में, 47 में या 48 में? तो देखिए अशोक के फूल निबंध कब प्रकाशित हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1948 में। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए आगे यहाँ पर प्रश्न है, प्रसाद जी के जीवन पर लिखित रचना शांति निकेतन से शिवालिक का संपादन किसने किया था? देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रसाद जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन पर लिखित रचना शांति निकेतन से शिवालिक का संपादन किसने किया था? चार ऑप्शन दिए गए हैं, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, शिव प्रसाद सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी या नामवर सिंह। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर मैं आपको बता दूं। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिव प्रसाद सिंह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि शांति निकेतन से शिवालिक का संपादन किसने किया था? शिव प्रसाद सिंह ने। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से आंसर याद रखिएगा। यहाँ पर शांति निकेतन से शिवालिक का संपादन शिव प्रसाद सिंह ने किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की अभिव्यक्ति है? किस उपन्यास में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की अभिव्यक्ति है? ऑप्शन ए अनामदास का पोथा या ऑप्शन बी बाण भट्ट की आत्मकथा, सी चारूचंद्र लेख या डी पुनर्वा। तो इसमें से किस उपन्यास में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की अभिव्यक्ति है? तो याद रखिएगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बाण भट्ट की आत्मकथा। याद रखिएगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट होगा, बाण भट्ट की आत्मकथा। अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, हजारी प्रसाद जी का कौन सा उपन्यास पहले अथरैक्य आख्यान नाम से प्रकाशित हुआ था? देखिए ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए, ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहा गया है कि हजारी प्रसाद जी का कौन सा उपन्यास है जो पहले अथरैक्य आख्यान नाम से प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए अनामदास का पोथा या ऑप्शन बी बाण भट्ट की आत्मकथा, सी चारूचंद्र लेख या डी पुनर्वा। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, यानी कौन सा उपन्यास है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पहला ही ऑप्शन सही है, अनामदास का पोथा। याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, देखिए बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? सन 1944 में, सन 1948 में, सन 1946 में या सन 1945 में? तो देखिए किस वर्ष जो है बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास का प्रकाशन हुआ था, और ये जो उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही है। याद रखिएगा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1946 में। किसी किसी बुक में अगर आप देखेंगे तो 1947 भी दिया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा 46 और 47, जिसमें से आप अपने पेपर में ऑप्शन के हिसाब से सही करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे तो कहीं पर आपको 47 और कहीं पर आपको 46 भी दिखाई
देगा। तो आप लोग अपने ऑप्शंस के हिसाब से देखेंगे, जैसे यहाँ पर 46 दिया गया है तो राइट आंसर 46 है, और अगर 47 दिया जाएगा तो वहाँ पर 46 नहीं होगा। तो इस तरह से आप अपने विकल्प जो दिए गए होंगे उसके हिसाब से आप लोग चयन करेंगे कि आपका विकल्प कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर विकल्प सही होगा सी 1946। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है कि द्विवेदी जी के जीवन पर व्योमकेश दरवेश नाम से आलोचना लिखी थी, यानी किसने लिखी थी आलोचना? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, शिव प्रसाद सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी या नामवर सिंह। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए कि द्विवेदी जी के जीवन पर व्योमकेश दरवेश नाम से आलोचना लिखी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, आपको मैं बता दूं जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, विश्वनाथ त्रिपाठी। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है, विश्वनाथ त्रिपाठी ने व्योम के दरवेश नाम से आलोचना लिखी थी। अब इसके बाद आगे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है कल्पलता निबंध संग्रह, यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, कब प्रकाशित हुआ? सन 1951, 1952, 1954, 1955। तो देखिए किस वर्ष में इस निबंध संग्रह का प्रकाशन हुआ था कल्पलता का? तो देखिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1951 में कल्पलता निबंध संग्रह का प्रकाशन हुआ था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद आगे यहाँ पर प्रश्न है। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जय यात्रा नामक पुस्तक लिखी थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जय यात्रा नामक पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, बी शिव प्रसाद सिंह, सी विश्वनाथ त्रिपाठी या डी नामवर सिंह। तो किसने यह पुस्तक लिखी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नामवर सिंह ने। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा, नामवर सिंह। अब इसके बाद अगला प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि कुटज निबंध संग्रह कब प्रकाशित हुआ? कुटज निबंध संग्रह कब प्रकाशित हुआ? सन 1960 में, 1963 में, 1964 में या 1965 में। तो किस वर्ष इस निबंध संग्रह का प्रकाशन हुआ था कुटज का? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सन 1964 में कुटज निबंध संग्रह का प्रकाशन हुआ था, और ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही निबंध संग्रह है। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक जीवन से संबंधित दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, नामवर सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी या शिव प्रसाद सिंह। तो देखिए दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन बी, यानी नामवर सिंह ने। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है कि चारुचंद्र लेख उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? यानी चारुचंद्र लेख जो उपन्यास है इसका प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? सन 1961 में, 1962 में, 1963 में या 1964 में। तो देखिए याद रखिएगा अगर इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है चारुचंद्र लेख का, तो राइट आंसर हो जाएगा 1963 में इसका उपन्यास का प्रकाशन हुआ था। याद रखिएगा ये जो उपन्यास हैं, निबंध हैं, तो इनके जो प्रकाशन वर्ष हैं यानी कब प्रकाशित हुए थे ये भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि इन पे भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रकाशन वर्ष भी आप लोगों को अच्छी तरह से याद करके जाने हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आगे देखिए प्रश्न दिया गया है। देखिए अनाम दास का पोथा, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, का प्रकाशन कब हुआ था? यानी इसका उपन्यास का भी प्रकाशन कब हुआ था? सन 1971 में, 1972, सन 1973 या सन 1976। तो किस वर्ष में इस उपन्यास का प्रकाशन हुआ था? तो याद रखिएगा अगर ये एग्जाम में आता है तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सन 1976 में अनाम दास का पोथा उपन्यास का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियर है, यहाँ तक कोई भी प्रश्न पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद आगे यहाँ पर अगला प्रश्न है। देखिए पुनर्वा उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? अब ये भी उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, इसका प्रकाशन कब हुआ था? सन 1971 में, सन 1972, सन 1973 या सन 1976 में।
तो अब इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1973 में। पुनर्वा उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था? सन 1973 में। अब इसके बाद आगे यहाँ पर प्रश्न है, देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है बाण भट्ट की आत्मकथा, अशोक के फूल, चिंतामणि या कुटज। तो इसमें से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? काफी सरल प्रश्न है। बाण भट्ट की आत्मकथा, अशोक के फूल और कुटज, ये तीनों ही हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, चिंतामणि, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए, कल्पलता निबंध संग्रह में कितने निबंध हैं? कल्पलता निबंध संग्रह में कितने निबंध हैं? 21, 49, 14 या 12? तो कल्पलता जो निबंध संग्रह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इसमें कितने निबंध हैं? 21, 49, 14 या 12? तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कोई एक राइट आंसर होगा। तो ये प्रश्न, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो भी विद्यार्थी वीडियो देखते हैं उन्हें पता है कि हर वीडियो में एक प्रश्न जो है आप लोगों के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है कि कल्पलता निबंध संग्रह में कितने निबंध हैं, यह प्रश्न आप लोगों के लिए है। यानी आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताना है कि यहाँ पर कल्पलता निबंध संग्रह में कितने निबंध हैं। तो आप लोग इसका कमेंट करके बताइएगा कि आंसर क्या होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन कब हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन कब हुआ? सन 1979 में, सन 1982 में, या सन 1985 में, या सन 1986 में? तो देखिए किस वर्ष में हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन हुआ था? तो सन 1979 यहाँ पर राइट होगा, क्योंकि सन 1979 में ही इनका निधन हुआ था। तो एक बार मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है सन 1907 में हुआ था और इनका निधन सन 1979 में हुआ था, और जन्म इनका उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बलिया में हुआ था। तो ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, जन्म स्थान और मृत्यु, ये 3 पॉइंट तो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा इनकी जो रचनाएं हैं उनका प्रकाशन वर्ष, आप इतना तैयार कर लेंगे, आपको पेपर में कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा जो भी इनसे संबंधित पूछा जाएगा। तो चलिए, ये था आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, प्रश्न आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण MCQ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।